नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड की हम लोग जो 12वां नंबर का चैप्टर है ईदगाह कहानी, इसे पढ़ रहे थे। और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं कि जो हामिद है वो मेले से अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आया है और रास्ते में वह अपने दोस्तों के साथ अपने चिमटे की जो दादागिरी है उसे रुस्तमे हिंद कह कर के और उस दादागिरी को जमाता है, ठीक है। और बच्चों के द्वारा जो खिलौने लेकर आए थे उन दोनों की स्थितियों के बारे में वो बात करता चलता है। तो देखिए आगे हम लोग ये जो तीसरा अंक है, कहानी का अंतिम अंक है, इसको हम लोग रीड कर रहे हैं और 49 नंबर पेज पर है। फिर आज के इस वीडियो के अंदर ही हम लोग इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों, क्वेश्चन आंसर भी हम लोग लिखेंगे, नोट करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें, क्योंकि कहानी के अंदर शुरुआत में और अंत में सभी चीज़ें जो हैं आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए बच्चों, 11 बजे गांव में हलचल मच गई, यानी 11 बजे वापस आ गए। मेले वाले आ गए, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया। अब भाई मेले से आए हैं, घर के अंदर छोटे बच्चे मेले में नहीं गए थे, तो बड़े भाई बहन जो मेले में गए थे उनके पास में जो भी चीज़ें होंगी वो छोटे बच्चे छीन लेंगे उनसे। तो 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की जो छोटी बहन थी उसने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछाली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुर लोग सिधारे। मतलब खुशी के मारे उसको उछाल दिया लो, और नीचे आकर के दम टूट गया, मतलब स्वर्ग सिधार गया, यानी कि वो टूट गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हो गई, दोनों में गुस्सा, ठीक है, झगड़ा हो गई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। तो झगड़ा कर रहे हैं, पटाक, और उसके मार दी। मियाँ नुर्रे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज़्यादा गौरव में हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर, तख्त पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ दी, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज़ का कालीन बिछा दिया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालत में खस की टट्टियाँ, यानी खस की पट्टी होती है एक तरह से, और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नुर्रे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया और फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पूरे घर पर यानी डाल दी गई। यानी कहने का मतलब है वकील जो उसका खिलौना था वो भी टूट गया नूरे का। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे रहे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए, गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया जो है असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है।
एक टांग से तो ना चल सकता था ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है, अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक पड़ी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कई पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, उसे दुख हुआ। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से, जैसे कोई बड़ा अपराध कर दिया हो, से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह एक मूक स्नेह, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को तो खिलौना लेते और खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी पवित्र बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, और बुढ़िया अमीना एक बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? यानी अमीना को हामिद के प्रति बड़ा स्नेह, प्रेम उत्पन्न होता है। तो देखिए बच्चों, कितनी अच्छी ये कहानी है, मतलब भावुक कर देती है इंसान को। कितनी मानवीय संवेदना इस कहानी में भरी हुई है। गांव में निर्धन परिवारों में जब त्यौहार, तीज त्यौहार, ईद जैसे पर्व आते हैं तो उनके घरों की स्थिति कैसी होती होगी, कैसे वो अपने उस त्योहारों को मनाते होंगे। हम यहाँ देखते हैं दीपावली के दिन यहाँ पटरियों पर किस तरह से दिए वाले यानी कुम्हार और न जाने कितने सारे लोग अपना सामान बेचने के लिए रहते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों के साथ मोल भाव नहीं करना चाहिए, और किसी को हमारी वजह से कोई खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, तो उसमें हमें अपना सहयोग करना ज़रूर चाहिए। ये कहानी इस बात को बता रही है कि कैसे गांव के अंदर निर्धनता में भी अमीना ने वो ईद का त्यौहार, उन परंपराओं को निभाती है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझाऊंगा और बोर्ड पर भी लिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन में जो महत्वपूर्ण हैं। पहले समझते हैं बच्चों। देखो, प्रेमचंद के पहले कहानी काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो देखिए, इनका जो पहला कहानी काव्य संग्रह है जिसका नाम है सोजे वतन, ये 5 कहानियों का एक संग्रह है, और इस कहानी संग्रह की वजह से ही इनको जो है लेखन कार्य जो है छोड़ना पड़ गया था। ये पहले उर्दू में लिखते थे नवाब राय के नाम से, तो ये इनका सोजे वतन पहला कहानी संग्रह है। दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत कितनी बताई थी? पहली बार चिमटे की कीमत 6 आने बताई थी, ठीक है। लेकिन चिमटा कितने आने में खरीदा गया है? 3 आने में खरीदा गया है। हामिद की दादी का नाम क्या है? तो दादी का नाम अमीना, आप जानते ही हो। हामिद ने चिमटा कितने पैसे का खरीदा था? 3 पैसे का खरीदा था। हामिद ने जो चिमटा है वो 3 पैसे में खरीदा था। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा था? ठीक है, तो महमूद ने सिपाही खरीदा था। कौन सा खरीदा था? सिपाही खरीदा था। तो आप ये जो क्वेश्चन आंसर हैं आसानी से समझ भी रहे होंगे कि महमूद ने सिपाही का खिलौना खरीदा था। उसके खिलौने में सिपाही की वर्दी
और सिर पर लाल पगड़ी थी। इसके कंधे पर बंदूक थी। मालूम होता था कि वह कवायद किए चला आ रहा है। महमूद को सिपाही वाला खिलौना ही अधिक पसंद आया। तो ये मैंने जब आपको रीडिंग कराई थी तब अंडरलाइन भी करा दी थी, ठीक है। ईद किस महीने में आती है? तो ईद रमज़ान के महीने में आती है। कब आती है? रमज़ान के पवित्र महीने में ईद आती है। रमज़ान के महीने में रोज़े रखे जाते हैं। रमज़ान महीने की समाप्ति पर रोज़े भी पूरे हो जाते हैं। तब अंत में अर्थात जो सव्वाल होता है उसके पहले दिन ईद आती है। इस प्रकार जो सव्वाल महीना होता है, यानी कि रमज़ान के बाद वाला अगला जो महीना होता है वह सव्वाल महीना होता है, उससे पहले ईद आ जाती है। प्रथम दिन ईद मनाई जाती है। तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, ईदगाह किस लेखक की रचना है? तो आप कहेंगे कि ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। यह आप बता देंगे। ईदगाह कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है बच्चों, ये मैं आपको नोट करा रहा हूँ, आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे कि ये जो हामिद है इसके चरित्र की कोई भी 3 विशेषता बताइए। ईदगाह कहानी में जो बालक हामिद है उसके चरित्र की विशेषताएं बतानी है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। सबसे पहले प्रश्न लिखना है आप लोगों को, हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर लिखें। इस कहानी में बालक हामिद को नायक के रूप में चित्रित किया गया है। उसके चरित्र में अनेक विशेषताएं बताई गई हैं। जिनमें से प्रमुख जिनमें से 3 बतानी है अपन को। जिनमें से 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, विवेकशील व्यक्ति है, विवेक बुद्धि वाला। नंबर 2, भावुक स्नेही तथा नंबर 3, सहनशील। हामिद अपने 3 पैसों का सही उपयोग करता है।
अपनी बूढ़ी दादी से स्नेह रखता है तथा गरीब होने पर भी लालच रहित और सहनशील दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए थे। तो ये जो क्वेश्चन है इसको सुन लीजिए कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए तर्क दिए थे। अगर इसको कंधे पर रख लेंगे तो ये चिमटा जो है बंदूक बन जाएगा, हाथ में ले लेंगे तो ये फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा, इसे मंजीरे का काम भी ले सकते हैं, आंधी तूफान में इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, ये आग निकालने और रोटी सेकने के काम आता है, लोहे का होने की वजह से मजबूत भी है और वर्षों तक रहेगा, यह खंजरी का पेट फाड़ सकता है, इसके सामने मिट्टी के खिलौने नहीं टिक सकते। इस तरह ये इनकी चिमटे की क्या बताता है, विशेषताएं बताता है। सुन लीजिए वापिस से कि जो हामिद है उसने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए हैं। तो आपको क्लियर हो गया, कंधे पर रख लो तो चिमटा बंदूक हो जाएगा, हाथ में ले लें तो फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा, इससे मंजीरे का भी काम ले सकते हैं, आंधी तूफान में इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, ये आग निकालने रोटी सेकने के काम आता है, लोहे का होने से ये मजबूत भी है और वर्षों तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनमें ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास दिखाई देता है। तो देखिए ईदगाह कहानी में ये बताया गया है कि ग्रामीण परिवेश में ईद को लेकर काफ़ी उत्साह था, हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा है, सब लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह की ओर जा रहे थे। उस दिन सूर्य का प्रकाश बड़ा मनोहर और सुहावना लग रहा था, आकाश में अजीब लालिमा थी, गांव के बच्चे अन्य लोगों के साथ ईदगाह मेला देखने जा रहे थे, सब लोग सज धज कर आपस में उल्लास उत्साह प्रकट कर रहे थे। तो ये जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर ये चीज़ें लिखी गई है, वहाँ से आप ये चीज़ें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है। तो ये जो कहानी है इसके अलावा इस कहानी के अंदर हामिद के अतिरिक्त जो बूढ़ी अमीना है उसने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो गरीब है, बूढ़ी है, उसका बेटा बहू मर चुके हैं, ऐसी स्थिति में भी वह उस बालक हामिद की पूरी देखभाल करती है, वह उसे खुश रखने के लिए झूठ का भी सहारा लेती है, वह कपड़ों की सिलाई करके घर का खर्चा चलाती है, ईद के दिन उसे सिवैयाँ पकाने की चिंता रहती है, वह हामिद से अत्यधिक स्नेह करती है और उसे दुआएं देती है। क्लियर? ईदगाह कहानी में हामिद के अलावा जो बूढ़ी अमीना है वह हमें सबसे अधिक प्रभावित करती है। वह निर्धन होते हुए भी अपने गांव में ईद की परंपरा को निभाती है, मनाती है और बालक हामिद के प्रति अत्यधिक स्नेह और लगाव रखती है। झूठ भी बोलती है कि पिताजी कमाने गए हैं, माता अल्लाह के घर गई है, बड़े लाड प्यार से उसको रखती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ इसमें बता सकते हैं। लास्ट इसमें क्वेश्चन है निबंधात्मक प्रश्न कि बच्चों में लालच एवं एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। कहानी से कोई दो प्रसंग चुनकर इस मत की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, एक तो जब वो ईदगाह जा रहे थे
तो तब वहाँ सभी लोगों को ईदगाह जाने की जल्दी थी, लेकिन बच्चों के अंदर ये उत्साह अधिक था, इसलिए वो भाग दौड़कर सबसे पहले आगे जाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये निबंधात्मक प्रश्न ये तो छोड़ दो ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके और महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस कहानी का जो मूल भाव है वो लिखवा रहा हूँ। इसका क्वेश्चन आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। यहाँ मैं नोट कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न जब आप लिखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये, ईदगाह कहानी का मूल भाव, ईदगाह कहानी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखना है इसका, ईदगाह कहानी में ग्रामीण परिवेश में त्योहार को मनाने की परंपरा के साथ बच्चों के उल्लास उत्साह का वर्णन किया गया है। इसमें बालक हामिद को विवेकशील एवं दूरदर्शी दिखाया गया है। वह गरीब है, वह मेले में अन्य बच्चों की तरह मिठाइयाँ व खिलौने नहीं खरीदता। वह अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इस तरह वह अभाव व दुख में जीवन व्यतीत करते हुए अपनी समझदारी एवं
संयम का परिचय देता है। यही मानवीय संवेदना इस कहानी की मूल संवेदना या मूल भाव है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कि ईदगाह कहानी का जो मूल भाव है वो क्या है, कि ईदगाह कहानी में ग्रामीण परिवेश में त्योहारों को मनाने की परंपरा के साथ बच्चों के उल्लास उत्साह का वर्णन किया गया है। इसमें बालक हामिद को एक विवेकशील और दूरदर्शी बालक के रूप में दिखाया गया है। वह गरीब है, वह मेले में अन्य बच्चों की तरह मिठाइयाँ व खिलौने नहीं खरीदता है, वह अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है और इस तरह वह अभाव व दुखों में जीवन व्यतीत करते हुए अपनी समझदारी और अपने संयम का परिचय देता है। यही मानवीय संवेदना इस कहानी की मूल संवेदना या मूल भाव है। ठीक, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आप लोगों को इस कहानी का जो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं नोट करा देता हूँ, क्योंकि आप लोग इन कहानी में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको नोट कर लेंगे तो याद करने में आसानी रहेगी। ईदगाह कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। ये रहने दीजिए, आगे सुनिए। ईदगाह कहानी का जो उद्देश्य है, उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। हालांकि मैंने आप लोगों को शुरुआती वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें समझाई हैं, लेकिन अब मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ कि जब आप लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। तो ईदगाह कहानी जो है इसका उद्देश्य बताइए। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई भी कहानी जो होती है बच्चों, उसके तत्व होते हैं 6 और कहानी के तत्वों के अंदर जो उद्देश्य नामक तत्व होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी कहानी को लिखते समय कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। यानी कहानी में जो उद्देश्य होगा उसका मतलब है कि जो लेखक होता है, लिखने वाला, वो उस कहानी के माध्यम से किस बात को बताना चाहता है, किस बात को वह उजागर करना चाहता है, या अपनी कहानी के माध्यम से समाज में क्या दिखाना चाह रहा है, तो वो उस कहानी का या उस नाटक का क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो इसके अंदर 2 उद्देश्य हैं, मैंने आपको बता दिया। एक तो निर्धनता के अंदर अपने परंपराओं को कैसे निर्धन लोग मनाते हैं, और एक उद्देश्य ये भी है कि जब व्यक्ति निर्धन होता है, गरीब होता है, तो उनके बच्चों के अंदर समझदारी पहले ही आ जाती है, परिपक्वता, यानी जिम्मेदारी जैसी जैसी उनके ऊपर पड़ती है तो जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस कहानी का जो उद्देश्य है स्पष्ट कीजिए। इस तरह से एक प्रश्न आपके सामने आएगा, तो आप इसके अंदर जो बातें हैं मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ईदगाह कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ईदगाह कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो अगर ये छोटे रूप में आता है तो कैसे लिखेंगे अपन? कहानी के जितने भी तत्व होते हैं, उत्तर लिख रहा हूं मैं इसमें, कहानी के जितने भी तत्व होते हैं उनमें उद्देश्य महत्वपूर्ण तत्व
होता है। इस कहानी का उद्देश्य निर्धन समाज की आस्था का चित्रण करना तथा व्यावहारिक परिपक्वता एवं मानवीय संवेदना का चित्रण करना है। यह कहानी गांव के निर्धन मुस्लिम समाज से संबंधित है। पूरे गांव में चौधरी कायम अली का परिवार ही संपन्न है। सभी लोग ईद का त्योहार अपनी अपनी हैसियत से मनाते हैं। ईदगाह गांव से 3 कोस दूर है। ईदगाह गांव से 3 कोस दूर है, जहां से छोटी मोटी चीज़ें खरीद कर लौट आते हैं। इस प्रकार इस कहानी का उद्देश्य
निर्धन मुस्लिम समाज का चित्रण कर उनके प्रति सद्भावना व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ ये उद्देश्य क्लियर हो गया होगा और इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। आप लोगों को ये चैप्टर कितना समझ में आ रहा है ज़रूर बताएं आप लोग। अब हम लोग अगले वीडियो के अंदर जब भी हम क्लास लेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। ये कंप्लीट हो जाता है चैप्टर और बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में बैठ रही होंगी। तो मिलते हैं अगली बार अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।